तो जो प्रोजेक्ट 2 है बेटा, उसमें हमें इसे क्यू के थ्रू करना होता है। जो पिछला वाला था हमने डायरेक्ट किया था, इसमें क्यू बना के करना होगा। क्यू मीन कि पहले हमें सारे ट्रांजेक्शन को सर्वर पे लोड करना होगा और फिर दूसरे प्रोसेस से। तो क्यू का यूज हम क्यों करते हैं कि अगर प्रोसेस ज्यादा बड़ा होता है तो ज्यादा टाइम लगा रन होने के लिए, जिसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट ट्रांजेक्शन को अपडेट करने वाला और दूसरा पार्ट उसको रन करने के लिए होता है। इसलिए इसमें 2 पार्ट में बनेगा ये। पहला बनेगा डिस्पैचर, जो ट्रांजेक्शन को ऑर्केस्ट्रेटर पे अपलोड करेगा, और दूसरा बनेगा परफॉर्मर, जो वहां से डेटा लेकर के फिर परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहला काम होगा कॉन्फिग फाइल के अंदर सारे वेरिएबल्स, जो फिक्स वेरिएबल्स हैं, उनको डिफाइन करना, ताकि हमें बार बार हर जगह पे डिफाइन ना करना पड़े, हम उसे डायरेक्ट वहीं से कॉल कर लें। तो उसके लिए हमें डेटा में जाना है, कॉन्फिग फाइल को ओपन करना है। अब पिछले वाले में हमने क्यू यूज नहीं किया था, तो ये हमने हटा दिया था। इसमें क्यू यूज होगा, तो हमने यहाँ पे क्यू क्या नाम रख दिया कि इन हाउस अंडरस्कोर प्रोसेस 4। ये हमारे क्यू का नाम है, जो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। platform.uipath.com ओपन करना है, उसके सर्विसेज में जाकर के वहां पे हमें क्यू डिफाइन करना है पहले, और उस क्यू का नाम इस फाइल में लिखना है ताकि ये वहां से डेटा फेच कर ले। ठीक है, तो सर्विसेज ओपन करनी है। यहाँ क्यू में जाना है, ऑटोमेशन के नीचे जो क्यू है वहां जाना है, और यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक क्यू यहाँ पे इन हाउस प्रोसेस 4 लिख देना है। क्यू का नाम, जो आप नाम यहाँ लिखोगे वही नाम वहां पे कॉल करोगे आप। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, मेरे अंदर 34 डेटा अपलोडेड है, मैंने कई बार रन किया है इसे, और जिसमें से 21 मैं अपलोड कर चुका हूँ। 21 मेरा प्रोसेस हो चुका है, मतलब परफॉर्म हो चुका है। तो एक तो इन हाउस हमने लिख दिया यहाँ पे, क्यू नेम में, वैल्यू में इन हाउस आ गया। इसमें कुछ भी नहीं करना, ये बिजनेस प्रोसेस ही रहेगा फ्रेमवर्क हमारा। अब सिस्टम 1 यूआरएल कि हमें कहाँ पे परफॉर्म करना है, तो हमें एक्मे टेस्ट यूआई पाथ पे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्रेडेंशियल, तो आपका जो क्रेडेंशियल है वो एस्टेट में डिफाइन होता है। यहाँ पे जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं, और यहाँ टेक्स्ट की जगह पे क्रेडेंशियल कर देते हैं। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं। तो इसका जो नाम लिखेंगे हम एक्मे अंडरस्कोर क्रेडेंशियल, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे वो यहाँ पे डिफाइन करोगे वैल्यू वाले पार्ट में। और जो यहाँ पे पहला कॉलम है, इस कॉलम को हम अपने सॉफ्टवेयर में कॉल करेंगे बार बार। ये वैल्यू कॉल नहीं करेंगे हम, ये कॉलम कॉल करेंगे। तो पहली ये सेटिंग होती है जो हमें करनी है, क्यू का नाम, क्रेडेंशियल का नाम और यूआरएल की किस वेबसाइट पे हमें काम करना है, और उन सबका अपना एक कॉलम नेम होगा। जो भी आप कॉलम नेम रखोगे उसे आपको याद रखना है कि यही कॉलम नेम आपके प्रोजेक्ट में यूज होंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें वेबसाइट को ओपन करना है। जो हमारी ये वेबसाइट है, इसे ओपन करना होता है। तो अब पहले तो मैं सिस्टम 1 नाम से एक फोल्डर बना लिया, जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर ला करके प्लेस कर देंगे। अब हमारे फ्रेमवर्क में ये प्री डिफाइन ये बने हुए हैं। तो इनका ये मतलब होता है कि अगर हमें पहले अगर लॉगिन करना है, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है या लॉगिन करना है, तो वो हमेशा प्लेस होता है इन ऑल एप्लीकेशन। इंट मतलब इनिशियलाइज ऑल एप्लीकेशन। इनिशियलाइज में कि हमें उसे ओपन करना है, उसमें आईडी पासवर्ड डालना है। तो ओपन करना, आईडी पासवर्ड डालना हमेशा इस वाले पार्ट में जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। पहला क्या होगा, लॉगिन।
जो सिस्टम 1 में हमने लॉगिन बनाया था वो यहाँ पे इन्वोक कर देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे इसकी वैल्यूज को, system1 URL। तो इसमें इन कॉन्फ़िग, जो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर इस कॉलम नेम में हमारा डेटा जो स्टोर है वो इस URL में आ जाएगा, और सेम ऐसे ही क्रेडेंशियल में जो डेटा स्टोर है वो इस URL में आएगा, और ये यूज हो जाएगा आपके लॉगिन में, जो लॉगिन वाला पोर्शन है ये जो हम सेपरेटली बनाते हैं। ठीक, तो इसमें पहला काम होगा क्रेडेंशियल को सर्वर से एक्सेस करना, ये डिफाइन फाइल ऐप में होती है, बस इसको यहाँ इन्वोक कर देते हैं और बाइंड कर देते हैं। बाइंड में यूजर नेम वेरिएबल देंगे, पासवर्ड में पासवर्ड वेरिएबल देंगे, और क्रेडेंशियल में system1 क्रेडेंशियल जो कॉलम नेम था वो हमने दे दिया, और बाकी ये आपका परफॉर्म करने के लिए ओपन ब्राउजर, URL ओपन होगा, फिर यूजर नेम इनपुट होगा, पासवर्ड इनपुट होगा, और लॉगिन पे क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद अगर कुछ मिला तो सक्सेसफुल, अगर नहीं मिला तो एरर थ्रो करेगा ये लॉगिन हमने यहाँ पे इन्वोक कर दिया है। लॉगिन के बाद नेविगेट क्या बताएगा? नेविगेट ये चेक करेगा कि वहाँ पे डैशबोर्ड है या नहीं है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड अगर चेक होगा तो वहाँ पे क्लिक करेगा, अदरवाइज यहाँ पे सॉरी ये नेविगेट वर्क आइटम है। जब पेज ओपन होगा तो जहाँ पे हमें जाना है, जैसे ये पेज यहाँ लॉगिन किया हमने और ओपन हो गया, तो हमें यहाँ से डेटा पिक करना है सबसे पहले, जो आइटम हमें क्यू में अपलोड करना है, तो ये हो जाएगा वर्क आइटम। तो जो नेविगेशन है वो बताएगा कि हमें यहाँ पे क्लिक करना है ताकि इस डेटा को हम यहाँ से फेच कर सकें, तो ये हमारा नेविगेशन हो गया। अब ये हुआ कि एप्लीकेशन ओपन तो हो गया, तो लास्ट में इसे क्लोज करना होता है, तो हम यहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में क्लोज लिखा होगा, ये पहला वाला क्लोज ऑल एप्लीकेशन। तो क्लोज वाला जो होगा आपने जो system1 में क्लोज बनाया होगा वो ला करके यहाँ इन्वोक कर देंगे कि system1 लास्ट में क्लोज हो जाए। तो हमें देखो फ्रेमवर्क में हमें कहीं कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या रखा जाएगा, कब ओपन करने के बाद वो फ्रेमवर्क में कहाँ प्लेस होगा, क्लोज करने वाला फ्रेमवर्क में कहाँ प्लेस होगा। तो ये ओपन के लिए हमने बता दिया कि इनिशियलाइज ऑल एप्लीकेशन, क्लोज के लिए क्लोज में चला जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपका किल ऑल प्रोसेस। किल ऑल प्रोसेस मीन्स कि अगर आपका ब्राउजर ओपन है और उसमें कुछ खुला हुआ है तो वो पहले ब्राउजर को क्लोज कर देगा। किल ऑल प्रोसेस में हमको सिर्फ और सिर्फ किल प्रोसेस एक एक्टिविटी यहाँ ड्रॉप करनी होती है, और इसमें लिखना होता है कि कौन सा प्रोसेस ये क्लोज करेगा। तो ये लिखा है आई एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोरर को वो क्लोज कर देगा। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप काम कर रहे हो तो आई एक्सप्लोर लिखोगे, अगर आप क्रोम पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्रोम का प्रोसेस का नेम आएगा, जो chrome.exe होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो अगर आपका ब्राउजर ओपन है तो ये उसको क्लोज कर देगा। तो ये 3 कंपलसरी चीजें होती हैं, पहला लॉगिन करना, दूसरा क्लोज करना, और तीसरा फोर्सफुली उसे बंद कर देना। आपका ब्राउजर अगर ओपन है तो, या हैंग हो गया है तो ये फोर्सफुली उसे क्लोज कर देगा। तो ये ब्राउजर हमारा ओपन हो गया। अब इस डेटा को हमें फेच करना है, और फेच करने के बाद इसका जो ट्रांजैक्शन होगा, जो WIID होगी, वो हमें अपलोड कर देनी है कि इसमें WIID4 नाम से कितने डेटा हैं। ये जो टाइप है WI2 WI4, तो WI4 नाम से कितने डेटा हैं ये हमें अपलोड करना है टोटल। ये जितना अपलोड होगा वहां पे से 11 डेटा होंगे, इस तरीके से 11 रोज होंगी अगर WI4 की, तो वहां पे क्यू में 11 अपलोड हो जाएगी। उसके लिए हमने ओपन तो कर दिया, अब डेटा फेच करना है और क्यू में अपलोड करना है। तो मीन्स कि अब हमें परफॉर्म करना है कि हमें क्या काम करना है। तो जो काम हमें करना होता है वो हमेशा प्रोसेस में जाता है, तो ये हमें काम करना है। एक तो विंडो ओपन है इसलिए हमने अटैच ब्राउजर लगा दिया। पहला काम क्या है कि एक हमने डायनेमिक सिलेक्टर बनाया है जो कि आपको ये बताएगा कि जो नेक्स्ट विंडो है, ये नेक्स्ट वाला, इसको चूज करेगा 1 2 3 4 5। तो इसके लिए हमने एक डायनेमिक सिलेक्टर बना रखा है। ठीक है, तो ये डायनेमिक सिलेक्टर हम लेते हैं ये क्लिक से। पहले आप क्लिक, जैसे 1 है, ये हमारा पेज 1 है, हमें पेज 2 पे जाना है, तो जो क्लिक एक्टिविटी होगी क्या होगा, पेज 2 पे क्लिक होगी।
जब ये पेज 2 पे क्लिक होगी तो यहाँ को सिलेक्टर बनेगा, यहाँ पे एक सिलेक्टर बनता है। उस सिलेक्टर को हमने यहाँ पे ला करके कॉपी किया है और उसमें क्या चेंज किया है, तो उसमें हमने यहाँ पे इन ट्रांजैक्शन आइटम ये कॉन्केटिनेट कर दिया है। ट्रांजैक्शन आइटम हमारा 0 1 2 3 4 है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया ताकि ये 1 होगा तो आपको 1 पे क्लिक करेगा, जब ये 2 होगा तो ये 2 पे क्लिक करेगा। तो इसको हमने एक डायनेमिक सिलेक्टर नाम के वेरिएबल में असाइन किया है और इस वेरिएबल को हमने दे दिया है यहाँ सेलेक्टर में, क्लिक के सेलेक्टर में ये वेरिएबल दे दिया है ताकि ये जो है डायनेमिक हो जाए, ताकि ये आइटम के हिसाब से 1 बाय 1 क्लिक करे। तो हमने एक इफ लिया है और इन ट्रांजैक्शन आइटम इक्वल टू 1 है, अगर 1 है तो नेक्स्ट क्या करेगा, वो 2 पे क्लिक करेगा। ठीक है, 1 है तो कोई कुछ नहीं, देन में कुछ नहीं है, अगर 1 नहीं है तो वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से ये काम करता है क्लिक जो है। अब इसमें क्या है, अब हमने 2 पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हम 2 पे क्लिक कर दिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन एलिमेंट अपीयर, क्या अपीयर होगा क्लिक करने के बाद। तो यहाँ मैंने 2 को असाइन किया हुआ है, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है ये थोड़ा सा, ये 2 है, हमने इस पे क्लिक किया है ऑन एलिमेंट अपीयर पे। तो, तो अभी क्या है कि अगर क्लिक नहीं है तो ये हाईलाइटेड है, अगर क्लिक हो जाता है तो ये ग्रे कलर से ब्लर हो जाता है। इस ब्लर को हमने किया है यहाँ पे असाइन कि अगर ये ब्लर अपीयर होगा तो क्या होगा, तो ये डेटा स्क्रैपिंग होगी। अगर ये ब्लर अपीयर होगा तो डेटा स्क्रैपिंग होगी और सारा डेटा यहाँ से स्क्रैप हो जाएगा। तो ये सारा डेटा यहाँ स्क्रैप हो गया और एक वेरिएबल में आकर के स्टोर हो गया है जिसका नाम है dt वर्क आइटम। ये अलग से मैंने डाला इसमें, इसमें नॉर्मली डेटा टेबल होता है बट मैंने हटा करके इसको dt वर्क आइटम डाला। dt मतलब टेबल और वर्क आइटम इस वर्क आइटम की टेबल। ठीक, तो ये 2-3 वेरिएबल हम अलग से बनाते हैं। एक्सेप्ट टेबल तो ऑटोमेटिकली बनता है, तो ये हमें इसका यूज नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से हटा भी सकते हैं। हमने इसको यहाँ से हटा दिया, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। एक डायनेमिक सिलेक्टर बना रखा है और एक dt वर्क आइटम बनाया है जो डेटा टेबल की जगह पे हमने यहाँ प्लेस किया है। अब सारा डेटा हमें एक वेरिएबल में मिल गया है, तो ठीक एक वेरिएबल में इकट्ठा मिल गया है। अब हम उसे 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे कि पहला वाले का वर्क आइटम है, दूसरी बार दूसरे वाले का वर्क आइटम है, तीसरी बार तीसरे वाले का वर्क आइटम है। तो उसके लिए हमने फॉर ईच यूज किया है, फॉर ईच रो कि dt वर्क आइटम जो सारा डेटा है उसमें से एक एक रो करके यहाँ इस वेरिएबल में असाइन होगा और फिर उससे हम प्रोसेस करेंगे कि अगर वो रो, इफ ये रो का जो टाइप है वो इक्वल टू WI4 हो और एंड रो का जो स्टेटस है वो ओपन हो। अगर स्टेटस कंप्लीटेड है तो उसे प्रोसेस नहीं करेगा ये। तो एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन आपकी मस्ट ट्रू होनी चाहिए। एंड इससे जैसे डिजिटल में हम लगाते हैं ना एंड और नॉट, तो ये वही वाला एंड है कि जब दोनों 1 होगा तो हमारा ये प्रोसेस होगा। मीन्स दोनों जब ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू होगी और एक भी फॉल्स हो गया तो वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ये एंड की प्रॉपर्टी होती है कि 1 1 पे 1 होगा, बाकी कुछ भी होगा तो 0 आएगा। 0 मीन्स फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। तो अगर हमारा टाइप WI4 है और स्टेटस ओपन है तो क्या करेगा, ये ऐड क्यू आइटम, तो ये आइटम को क्यू में ऐड कर देगा जो ऑर्केस्ट्रेटर पे क्यू है और उससे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आपका क्यू का नेम क्या है। तो इन कॉन्फ़िग में ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम नाम से जो कॉलम था वो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है कि वहां पे जाकर के वहां से ये नाम लेगा और उसे वहां पे अपडेट कर देगा सर्वर पे जाकर के। ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम क्या लिया था हमने, इन हाउस प्रोसेस 4, तो हमने यहाँ पे इन हाउस प्रोसेस 4 को कॉल कर लिया है क्यू नेम से। और आइटम इंफॉर्मेशन पे आप यहाँ ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा WIID इन, जिसकी वैल्यू क्या होगी कि रो में WIID को ये इस वेरिएबल में असाइन करेगा और इसका यूज हम आगे करेंगे। ये था आइटम को क्यू में ऐड करने का, मतलब डिस्पैचर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो एक बार इसे ओपन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर क्या करना है, पहले तो हमें कॉन्फ़िग फाइल में सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, मतलब प्लेस करना है वहां पे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कि हमारे क्यू का क्या नाम है, हमारे क्रेडेंशियल का क्या नाम है, हमारा URL क्या है। उसके बाद फिर हमें अपनी वेबसाइट लॉगिन करनी होती है। लॉगिन करने के लिए पहले हम तो एक लॉगिन का एक अलग से सीक्वेंस बनाएंगे सिस्टम लॉगिन के नाम से और उससे अपने फ्रेमवर्क में इन्वोक करेंगे। कहाँ पे इन्वोक करेंगे, इनिट ऑल एप्लीकेशन में, जहाँ पे सारे एप्लीकेशन हमें
एक्सेस करने मतलब जो लॉगिन के लिए जो यूज होंगे वो इनिट ऑल एप्लीकेशन में हमें इन्वोक कर देने हैं। देन उसके बाद क्लोज वाला एप्लीकेशन में चला जाएगा, जिससे लास्ट में हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, मतलब सिस्टम क्लीन हो जाए, परफॉर्म हो और क्लीन हो जाए ऑटोमेटिकली, कि ब्राउजर ओपन ना रहे। और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है किल ऑल प्रोसेस, कि अगर विंडो हैंग हो जाए या फिर आपका ब्राउजर हैंग हो जाए तो उसे ऑटोमेटिकली किल कर दे। तो उसके लिए हमें बताना होता है इसको कि कौन सा ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं। तो हम एक एक्टिविटी प्लेस कर देते हैं किल प्रोसेस की। तो 3 काम हमने यहाँ पे किया। और चौथा काम क्या है कि प्रोसेस के अंदर जो भी हमें परफॉर्म करना है वो सारा 1 बाय 1 कॉल कर दिया है। और डायनेमिक सिलेक्टर के साथ, डायनेमिक सिलेक्टर का काम होगा कि एक एक करके सारी चीज अपना जो विंडो है 1 बाय 1 आगे फॉरवर्ड होती रहे, 1 बाय 1 ये विंडो आगे फॉरवर्ड होती रहे। तो ये काम होता है डायनेमिक सिलेक्टर का। तो ये हो गया आपका डिस्पैचर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू डिस्पैच हो जाएगी, मीन्स क्यू में ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है सृष्टि, समझ में आ गया ये डिस्पैचर कैसे हमने किया? यस समझ आ गया। और कुछ कहीं कुछ पार्ट समझ में ना आया हो तो बताओ, अभी क्लियर कर दें। तो वो फिर से आवाज क्लियर नहीं हुई। तो अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर मैं पूछ लूंगी आपसे। ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसे ओपन करना, सॉफ्टवेयर जो भेजा है मैंने, और उसको ओपन करके रिमाइंड करना कि मैंने किस तरीके से बताया है उसे। ओके सर। ये आपका हो जाता है डिस्पैचर का। फिर इसके बाद अगला आता है परफॉर्मर। परफॉर्मर क्या करेगा कि फर्स्ट काम होता है उसका कि WI4 का ये एक्शन वेल ओपन करेगा। तो ये ओपन करेगा, ये डेटा यहाँ से फेच करेगा, उसमें से टेक्स्ट आईडी को इतना ट्रिम करेगा या एक्सट्रैक्ट करेगा, और इस टेक्स्ट आईडी के अकॉर्डिंग होम पे जाएगा और यहाँ से मंथली रिपोर्ट डाउनलोड करेगा उस बंदे की टेक्स्ट आईडी के अकॉर्डिंग। और प्रीवियस ईयर का हमेशा 19 द प्रीवियस ईयर का ही करता है। और ये 12वें महीने को डाउनलोड करेगा, जिसमें डेटा होगा डाउनलोड करेगा, जिसमें नहीं होगा उसे स्किप कर देगा। डाउनलोड करना है 12वें महीने का, फिर उसे कंबाइन करना है एक सिंगल फाइल में, जो ईयरली रिपोर्ट होती है, एक सिंगल फाइल में कंबाइन करना है। फिर वापस होम पे आना है और अपलोड ईयरली रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से वो जो फाइल बनी है वो फाइल यहाँ पे आकर के अपलोड कर देनी है या साइन कर देनी है। जैसे ये पहले से मैंने बना रखी है, ये मैंने यहाँ अपलोड कर दी। तो अपलोड करने के बाद ये एक कोड जनरेट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया और 19 कर दिया, ये कोड जनरेट करेगा। यहाँ अपलोड रिपोर्ट करने पे ये कोड है। इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और वापस जाना है वर्क आइटम पे, WI4 को ओपन करना है और यहाँ से अपडेट पे क्लिक करके जो कोड है यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पे उसे कंप्लीटेड करके अपडेट कर देना है। तो ये आपका एक वर्क आइटम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम होता है परफॉर्मर का। तो परफॉर्मर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही साथ। सार्थक बेटा, आपने परफॉर्म ये खत्म किया प्रोजेक्ट 2? अभी नहीं करा सर, करूंगा सर। कर लो बेटा, कर लो इसे। फिर हम मंडे से ऑटोमेशन एनीवेयर स्टार्ट कर देना, फिर हमारा दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो सौरभ और विकास और हनी ने लगभग कर लिया है, कर सकते हो आप। हनी हो गया अपलोड जी आपका? सर। हनी है या चला गया ये? शहजाद आपका कितना हुआ? फाउंडेशन का खत्म कर लो शहजाद, नहीं तो कल चला जाएगा मेल परसों डिटेन होने का, और वो आपके HOD पर भी जाएगा। तो अभी आप जितने आप लोग फ्री होकर के मौज काट रहे हो ना, फिर फ्री ही कर दिए जाओगे, परमानेंट फ्री। घूमो, घर पे रहो और घूमो जितना घूमना है।
देखिए थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, तो हमने इतनी सारी अलग अलग वो फाइलें बनानी होती हैं। तो जल्दी इन सब चीज़ों से को जल्दी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना हम प्रोजेक्ट 1 से कॉपी कर लेते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट वन वर्क आइटम, जिसमें से हम डेटा स्क्रैप करते हैं। नेविगेट वाला जो है वो भी हम कॉपी कर लेंगे, अपडेट वाला है वो भी हम कॉपी कर लेंगे, लॉगिन भी कॉपी कर लेंगे, क्लोज भी कॉपी कर लेंगे। इतना हम पीछे से कॉपी करेंगे, बाकी जो होगा वो नया बनाते हैं। तो इससे बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो इसमें भी सेम सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें इनिशियलाइज ऑल एप्लीकेशन, इंट ऑल एप्लीकेशन में जाना होता है, और लॉगिन वाला जो फाइल है वो यहाँ पे इन्वोक कर देना है और उसे बाइंड कर देना है कि उसे लॉगिन यूआरएल और लॉगिन का डेटा कहाँ से मिलेगा। तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा उसे, इन कॉन्फ़िग फाइल से, जो हम स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगर की थी हमने पिछले वाले में। इसमें भी दोबारा से करते हैं। फिर क्रेडेंशियल वाला भी सेम वैसे ही यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो ये डेटा फाइल है वो पिछली वाली ही यूज हो जाती है यहाँ पे, बट ये प्रोजेक्ट नया बनता है, ये प्रोग्राम फाइल नहीं बनती है। पिछले वाले वो डिस्पैचर को एडिट नहीं करते। तो यहाँ से हमने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। क्लोज वाले में यहाँ से हमने एप्लीकेशन क्लोज कर दिया है, और किल वाले में हमने यहाँ से एप्लीकेशन किल कर दिया है, जो किल एक्टिविटी लगा के करते हैं। और फिर प्रोसेस में आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमने कौन कौन सी फाइलें इन्वोक की है। तो सबसे पहली चीज़ है WIID। तो ये जो WIID है जो हमें डिस्पैचर से मिल रही है, तो वो क्या है कि ट्रांजैक्शन आइटम में स्पेसिफिक कंटेंट WIID है, वो इसे ट्रांजैक्शन आइटम, देखो ट्रांजैक्शन आइटम की बात कर रहे हैं जो हम क्यू से ले रहे हैं, उसमें एक स्पेसिफिक कंटेंट WIID है जो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। जब इस वेरिएबल को असाइन होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि नेविगेट मेन डेटा, जो हमारा मेन डेटा है, देखो यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को वर्क आइटम को असाइन कर दिया। तो WIID एक स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हमने int यूज किया हुआ है। तो इसे ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं। तो इस फाइल में हम पहले तो ब्राउजर अटैच करते हैं और फिर नेविगेट करते हैं क्या, इस वाले पोर्शन को, कि ये वैल्यू कैसे ओपन होगी। तो यहाँ देखो ऊपर जो है यूआरएल में ये तो कॉमन यूआरएल है, प्लस वर्क आइटम है और प्लस कुछ नंबर्स लिखे हुए जो हमारी WIID है, जो हमारा वर्क आइटम नंबर होता है। तो ये वर्क आइटम है और ये WIID है। वर्क आइटम हमारा स्ट्रिंग में लिख दिया है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और वर्क आइटम अंडरस्कोर ID में क्या वैल्यू आ रही है, WIID यहाँ पे आएगी। तो ये उस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर देगा। तो दिखाता हूँ आपको कौन सा पेज ओपन होगा। तो ये हमारा WI4, ये WI4 को ओपन कर देगा। जो ये पेज है इसे ओपन कर देगा डायरेक्ट। जो ऊपर URL में ये जो 6-7 डिजिट का जो WIID लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से इसे ओपन कर देगा। जो ये लिखा WIID 56060295, तो इसकी हेल्प से ये पेज ओपन होगा। जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो ये हमें यहाँ से टेक्स्ट ID को एक्सट्रैक्ट करना है। तो फिर अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ये इस ID को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये मेन डेटा हो गया, ये खत्म। अब आते हैं हम एक्सट्रैक्ट वेंडर इंफॉर्मेशन। इसमें भी देखो एक डेटा टेक्स्ट ID आउट आई है, बाहर निकली है प्रोजेक्ट से, आउट आर्गुमेंट यूज किया है हमने। तो ये गेट टेक्स्ट किया आउट। तो ये टेक्स्ट में हमें पास 4 लाइनें आई, टेक्स्ट ID, नेम और एड्रेस। इसमें तो हमें सिर्फ टेक्स्ट ID चाहिए, तो वेरिएबल लिया टेक्स्ट ID और एक .NET की कमांड लिखी कि वेंडर इंफॉर्मेशन डॉट सब स्ट्रिंग, कि वेंडर इंफॉर्मेशन को का सब स्ट्रिंग करेगा, उसमें से जो टेक्स्ट ID वाला इंडेक्स है उसको स्प्लिट करके इस टेक्स्ट ID को असाइन कर देगा। और ये जो टेक्स्ट ID है वो एक आर्गुमेंट है आउट टाइप का, जो टेक्स्ट ID को इस प्रोजेक्ट से बाहर लेके निकलेगा और आगे वाले में, इस वाले में यूज करेगा। अभी देखो नेविगेट टू होम है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ एक क्लिक होता है कि यहाँ आ गए। अब हमें बाहर जा करके दूसरे टैब पे क्लिक करना है, तो पहले हमें होम पे क्लिक करना होगा ताकि हम दूसरे टैब पर आ जाए। अब इस टैब पर आने के बाद फिर हमें अपना रिपोर्ट ओपन करना है। रिपोर्ट में मंथली रिपोर्ट। अब जो नेक्स्ट वाला होगा नेविगेट टू मंथली रिपोर्ट, ताकि हम मंथली रिपोर्ट को ओपन कर सके। तो यहाँ पे एक क्लिक लगा रखा है
जो मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, और जब मंथली रिपोर्ट ओपन हो जाएगा तो अब इसे हमें डाउनलोड करना है यहाँ से। तो जो टेक्स्ट आईडी हमने दूसरे वाले सीक्वेंस से लिया है वो यहाँ पेस्ट होगा, मंथ होगा जो 1 by 1 प्लेस होगा, और ईयर जो होगा आपका सेलेक्ट होगा और डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे हम पाथ देते हैं कि वो कहाँ पे सेव होगा, और फिर सारा सेव करने के बाद उसे एक फाइल में कंबाइन करना है। तो ये थोड़ा बड़ा सीक्वेंस होगा। तो ये है क्रिएट ईयरली रिपोर्ट। उससे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया है ईयर, नाउ डॉट ईयर -1। नाउ डॉट ईयर मीन्स कि करंट में हमारा कौन सा ईयर चल रहा है। तो ये होगा 2020 और -1 2019। तो हमें जरूरत होती है 2019 की। जो 2019 है वो हमने इसको दे रखा है यहाँ पे। इन ईयर मतलब जो इनपुट ईयर है वो क्या है, 2019, जो जस्ट अभी हमने असाइन में क्रिएट किया हुआ है नाउ डॉट ईयर से। आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पे सारा सीक्वेंस आ जाएगा कि पहले हमें टेक्स्ट आईडी इनपुट करनी है, फिर ईयर चूज करना है। ईयर के सेलेक्टर में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि जो इसका सेलेक्टर होगा उसमें जो ए के सामने डैश लगा हुआ है, तो ये तो क्लिक करने के लिए ये नीचे वाला जो है, इसमें जो ए के सामने डैश लगा है वहां पे हमने अपना वेरिएबल दे दिया इन अंडरस्कोर, ये वाला वेरिएबल है डॉट टू स्ट्रिंग। ये वाला सेलेक्टर हमने इसको असाइन कर दिया ताकि ऑटोमेटिकली ये ईयर को चूज कर ले। तो हमने पहले ट्रांजेक्शन आईडी प्लेस की है, फिर ईयर प्लेस किया है। अब हम मंथ की बात करेंगे क्योंकि मंथ में हमें एक वो चलाना है, इटरेशन चलानी है, लूप लगाना है ताकि एक एक करके सारा मंथ प्लेस हो। तो हमने मंथ नाम का वेरिएबल लिया, उसको 12 महीने असाइन कर दिए, सारे मंथ उसको असाइन कर दिए, जनवरी फरवरी मार्च। अब ये 12 मंथ है तो हर मंथ के लिए ये 1 by 1 इटरेट होगा। मीन्स कि पहला जनवरी आएगा डाउनलोड होगा, दूसरा फरवरी आएगा फिर डाउनलोड होगा, तीसरा मार्च आएगा फिर डाउनलोड होगा। इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया है एक लूप, कौन सा, फॉर ईच हर मंथ के लिए। ये फॉर ईच ये 12 मंथ का एरे है जो मंथ में जाएगा और 1 by 1 प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी। वो क्या करेगा, मंथ पे क्लिक करेगा। अब मंथ पे क्लिक होने के बाद ठीक है, मंथ पे क्लिक करेगा और डाउनलोड बटन अभी देखते हैं। डाउनलोड बटन मैंने पहले लगा दिया है बट ये पहले डाउनलोड पे क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं कि हमने मंथ लिया, उसमें जनवरी असाइन कर दी। यहाँ पर भी डायनेमिक सिलेक्टर बना है, हमने यहाँ पे मंथ डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया ताकि मंथ 1 by 1 इसमें आता रहे। फिर हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो ऑब्वियस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो दो कंडीशन बनेगी। जब हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे दो कंडीशन बनेगी, या तो इसमें डेटा होगा या तो इसमें डेटा नहीं होगा। तो हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि इसमें डेटा नहीं है। तो अगर डेटा नहीं है तो एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर डेटा नहीं का एलिमेंट मिला, ये एलिमेंट नहीं है तो क्या करेगा, वो उसे सिंपल क्लिक कर देगा ओके। और अगर एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को प्रोसेस करेगा। सबसे पहले फाइल हमें ये बताना होगा कि फाइल हमें कहाँ पे सेव करनी है। तो उसके लिए हमने एक कमांड लिख दिया कि ये फाइल हमें यहाँ पे सेव करनी है और इस नाम से सेव करनी है। तो ये .NET कमांड है, करंट डायरेक्टरी कि जिस फोल्डर में हमने फाइल को सेव कर रखा है वो, प्लस उसका पाथ जो हमने पाथ जो हमने यहाँ कॉन्फ़िग फाइल में दे रखा है। तो पाथ में दिखा देता हूँ, ये हमने इसमें एक एक्स्ट्रा नया दे रखा था। ये है पाथ, रिपोर्ट डाउनलोड पाथ क्या है कि जो हमारा करंट फोल्डर है जिसमें हमने फाइल सेव की है उसमें एक डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक टेम्प नाम का फोल्डर है, वहां पे फाइल सेव करनी है। तो ये है। तो अब ये जो पाथ बनाया हमने वो पाथ हमने दे दिया कि फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो जब पॉपअप ओपन होगा, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो आप में पॉपअप नहीं आता है, तो आप सेटिंग में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और उस पॉपअप को इनेबल करेंगे ताकि पॉपअप आए और आपसे पूछे कि फाइल कहाँ सेव करनी है। तो वहां पे हम ये पाथ दे देंगे कि आपको फाइल यहाँ सेव करनी है और इस नाम से सेव करनी है, और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। मीन्स आपकी फाइल सेव हो गई, पहली फाइल आपकी सेव हो गई। और फिर 5 सेकंड का डिले देते हैं रीड करने से पहले, क्योंकि बहुत तेजी से रीड होता है तो इसलिए डिले देना जरूरी है, नहीं तो एरर आएगा।
तो जो फाइल सेव हुई, अब हमारा काम क्या है कि सारी फाइलों को 1 बाय 1 कंबाइन करना है। तो फाइल हमने पहली फाइल ली, उसे रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद एक अलग वेरिएबल में असाइन कर दिया, उस वेरिएबल को मर्ज किया हमने, मर्ज डेटा टेबल से। पहला जो सोर्स आया, ये जो हमारा आउटपुट है रीड CSV का, वो मर्ज में जाएगा और मर्ज होने के बाद एक नई फाइल बनाएगा ईयरली रिपोर्ट के नाम से। तो फाइल जब मर्ज हो गई तो पुरानी फाइल को हमने डिलीट कर दिया ताकि फोल्डर हमारा क्लीन रहे। तो फाइल मर्ज हो गई है। मर्ज होने के बाद एक नए प्लेस पे सेव होगी, नए नाम से सेव होगी, वो हमने ईयरली रिपोर्ट में डिफाइन कर दिया है कि अब फाइल का नाम बदल गया, अब वो मंथली रिपोर्ट से ईयरली रिपोर्ट हो गया है। और उसे चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्कोप लगाया है एक्सेल का कि ये जो फाइल ईयरली रिपोर्ट में जो फाइल आई है वो आकर के यहाँ पे राइट हो जाए, एक फाइल बन जाए, एक एक्सेल फाइल बन जाए, CSV से अब वो एक्सेल फाइल बन जाए। अब ये हमारी फाइल बन गई है, ठीक है। यहाँ प्रोसेस खत्म, हमने फाइल बना ली है। फाइल बनाने के बाद काम क्या होगा हमारा, वापस होम पे जाना है, फिर ईयरली रिपोर्ट को ओपन करना है, अपलोड वाला ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमें अपनी फाइल अपलोड करनी है। मीन्स यहाँ से हमें होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद ये ईयरली रिपोर्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट आईडी डालनी है, ईयर डालना है और फाइल को अपलोड करना है। फाइल अपलोड होने के बाद एक कोड जनरेट होगा, उसे हमें ले जा करके कंप्लीटेड में पेस्ट करना है। तो टेक्स्ट आईडी डाल दी हमने, ईयर डाल दिया, ये भी डायनेमिक है ईयर वाला भी। क्लिक किया रिपोर्ट सेलेक्ट करने पे और यहाँ पे टाइप इनटू कि रिपोर्ट कहाँ सेव है, वहां से हमें इसे लेना है। जब भी आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पाथ पूछेगा कि कौन सी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसका क्लिक का ये जो पाथ है वो हमें इसे असाइन करना है। तो वो हमने यहाँ पे असाइन किया in_ रिपोर्ट पाथ, जो हमने पिछले वाले में बनाया था असाइन में। और के इंटर मीन्स ये एक शॉर्टकट है इंटर प्लेस करने का। हमने यहाँ क्लिक नहीं लिया है, एक नई चीज बताइए यहाँ पे कि इंटर को प्लेस करने का ये तरीका कि आपका इंटर यहाँ पे काम कर जाए। जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे कोड जनरेट होगा, उससे हमने गेट टेस्ट के थ्रू उस कोड को फेच कर लिया है। फेच करने के बाद उसे हमने अलग कर लिया है। 2 लाइनों का कोड होता है, तो एक लाइन अलग कर ली, एक लाइन अलग कर ली। जो मेन कोड है वो यहाँ पे आउट अपलोड आईडी में आकर के स्टोर हो गया। तो हमें अब वो कोड मिल गया जिस कोड की हमें जरूरत थी आगे ले जाने के लिए। तो वापस से हम मेन डेटा में जाएंगे। मेन डेटा में कहाँ पे हमें इसे ले जा करके पेस्ट करना है, और अब ये वाला काम होता है हमारा अपलोड करने का कि हमने इन कमेंट लिया, स्टेटस कंप्लीटेड किया और उसे अपडेट कर दिया और टैब को क्लोज कर दिया। मीन्स जब आप वापस आओगे, आप वर्क आइटम में यहाँ नेविगेट करोगे। नेविगेट वाला मैंने बताया था क्या कि जब आप WI4 वाला जो WIID के थ्रू ऑटोमेटिकली ये नेविगेट होता है। जब आप यहाँ पे आओगे और इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका कोड पेस्ट होगा, आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड होगा और ये अपडेट हो जाएगा। मीन्स आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, मीन्स आपका प्रोजेक्ट ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।